नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ और इस पेपर को तैयार करने में मुझे बड़ी ही मेहनत लगी है। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में इस पेपर को मैंने तैयार किया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपने इस पेपर को अंत तक देख लिया तो बिल्कुल इस बार आपको सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी मेहनत के साथ में, गहनता के साथ में मैंने इस पेपर को तैयार किया है। इस बार आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर जो जारी किया था, उसी पैटर्न पर आधारित मैंने इस पेपर को तैयार किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, इरविन, प्रिंस चार्ल्स। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में आने वाली पश्चिमी ताकत कौन सी थी? यानी पश्चिमी देश के जो नागरिक हैं वो सबसे पहले कौन से देश के भारत में आए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, पुर्तगाली। कौन से आए थे? पुर्तगाली आए थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मालवारी व्यवस्था को लागू किया। मालवारी व्यवस्था है, इसको किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, होल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही मेहनत के साथ में तैयार किया है और इसमें से लगभग 80 से 85% आपके प्रश्न सीधे ही पूछे जाएंगे, इतने मुझे आशा और उम्मीद है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर स रहेगा, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर विपक्ष? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? संसद की होती हैं, क्योंकि संसद में ही कानून बनाने के लिए सारी बातें विचार विमर्श किया जाता है और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। तो सबसे बड़ी भूमिका है वो संसद की होती है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कौन सा राज्य है जिसमें आदिवासी सबसे ज्यादा निवास करते हैं? छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर अ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। अगर झारखंड आता तो झारखंड भी इसमें सही होता छत्तीसगढ़ की जगह। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इसमें से प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? सूती वस्त्र, सड़क, मशीन, मृदा और खनिज? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृति में अपने आप क्या मिलती है? मृदा और खनिज। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, CITIS। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। देखिए विद्यार्थियों, सारे प्रश्नों के उत्तर भी देखो मैंने यहाँ पे नीचे दे रखे हैं और ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ। कहाँ पर मिलेगा? वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। उत्तर सहित पूरा पूरा पेपर आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी इनका मिलान करना है। जैसे कि पहला है इसमें राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जो मिलान है वो अपन करेंगे ऑप्शन नंबर 4 से, ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी। उसी तरह से ताराबाई सिंधे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक है ये किताब लिखी थी। और फिर इसके बाद में हरिदास हरिदास ठाकुर है, इन्होंने मतुआ पंथ चलाया था या फिर मथुरा पंथ से संबंधित हैं। और EV रामा स्वामी नायकर, इनका संबंध हो जाएगा स्वाभिमान आंदोलन से। इस तरह से आपको मिलान करना है। इनका उत्तर भी देखिए नीचे दे रखा है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। फिर उसमें देखिए पहला,
अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शासकीय बदलाव नहीं किया। क्या यह सही है या फिर गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शासकीय बदलाव किए थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं किया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है मुद्रा व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, मुद्रा व्यवस्था है वो दक्षिण भारत में लागू की गई थी, तो इसके आगे आपको सही लिखना है। फिर उसके बाद में जूट काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो इसमें जो आपका है ये गलत रहेगा, ठीक है ना। झूम काश्तकार, झूठ नहीं है, सॉरी झूम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। झूम काश्तकार, झूम किसान, झूम काश्तकार हैं वो जमीन की जुताई करते हैं और बीज को रोपते हैं, ये गलत है, क्योंकि वो तो जंगलों को काट कर खेती करते हैं, इस तरह से बीज को थोड़े रोपण कृषि थोड़े करते हैं। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया, ये भी सही है, क्योंकि अपनी उनको उपज को बढ़ाना था, इसलिए इनामों का ऐलान किया था। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है धर्म से किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यानी कोई देश है या फिर राज्य है उसमें किसी भी धर्म का मतलब स्वामित्व या फिर वर्चस्व नहीं रहना चाहिए, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कितने हैं? 3 अंग हैं। एक तो होगा राष्ट्रपति, दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरा होगा लोकसभा। तो इस तरह से भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, सतर्कतापूर्वक का मतलब है सावधानी पूर्वक उपयोग करना, मतलब कोई भी अपने आसपास में संसाधन है तो उनका सावधानी पूर्वक अपन उपयोग करेंगे और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देंगे, यानी नया बनने के लिए कुछ समय देंगे। मान लो कोई संसाधन है वो कम पड़ रहा है, मान लो कोई जंगल है, पेड़ पौधे हैं वो कम पड़ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे उनका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और फिर नया बनने के लिए थोड़ा सा समय देंगे, तो उसे कहते हैं संसाधन संरक्षण। अगला प्रश्न है विश्व के कोई 2 प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। तो विश्व के कोई 2 प्रमुख उद्योगों के नाम बताने, संसार की बात हो रही है, तो लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। सरकार द्वारा संचालित कृषि संबंधी कोई 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कृषि कल्याण कोष और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कृषि से संबंधित है, ठीक है ना, कृषि से संबंधित है। अगर इसकी जगह पे आपके शिक्षा से संबंधित आ सकता है, ध्यान रखना, कृषि से संबंधित ये मैंने दे रखा है, फिर उसके बाद में शिक्षा से संबंधित आए तो आप इसमें लिख सकते हैं निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण योजना और निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसकी जगह पे स्वास्थ्य से संबंधित आ सकता है, तो उसमें लिख सकते हैं आप आशा सहयोगिनी और दूसरा लिख सकते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। इस तरह से योजनाओं के नाम भी आपको याद करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम रेल कब और कहाँ चली थी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा राजस्थान में प्रथम रेल सन 1874 में बांदुकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चली थी। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब चली थी? 1874 में। कहाँ से? बांदुकुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चली थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो इसका सही आंसर होगा उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई, यानी उनको गांव के जो जमीन है उनका मालिक तो बना दिया, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियां हैं, जो राजा की शक्तियां होती हैं, वो छीन ली गई। दूसरा क्या किया? उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए थे उनको मानना ही पड़ेगा, उनका पालन ही करना पड़ेगा, इस हेतु उनको क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद में और क्या किया उन्होंने?
उन्हें अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था। यानी कि नजराना क्या होता था, एक प्रकार का कर होता था, तो अंग्रेज के अधिकारियों को इनको कर देना पड़ता था। साथ ही अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें जनजातीय समूहों को अनुशासित रखना पड़ता था। यानी जो अन्य जो आदिवासी समुदाय थे, आदिवासी लोग थे, उनको है ना कंट्रोल में रखना पड़ता था। कोई भी मतलब सरकार के खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकता था। और क्या किया था उन्होंने, पहले उनके पास जो ताकत थी वह नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में आपके लिए जरूर प्रश्न आएगा। प्रश्न कौन सा आएगा, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी थी देखिए, घुमंतु काश्तकारों के लिए कम पानी और सूखी मिट्टी वाली जमीन पर हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था, पहली बात है। दूसरा क्या था, हलों की मदद से खेती करने वाले घुमंतु काश्तकारों के खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे, क्योंकि हलों से खेती करेंगे तो कहाँ से इतनी अच्छी उपज दे पाएंगे। तीसरा क्या था, अच्छी उपज नहीं होने पर उन्हें लगान चुकाने हेतु दिक्कत भी आती थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के कारण बताइए। यानी कंपनी के सिपाही हैं, वो सेना में काम कर रहे थे, उनके बीच में असंतोष था, तो कारण क्या था, ये नहीं आता। तो अथवा में ये भी प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की असंतुष्टि के क्या कारण थे। दोनों ही प्रश्न सेम ही है, ठीक ना, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनका उत्तर भी मैं बता देता हूं आपको। अधिकतर सिपाही किसान परिवार से आते थे। भाई अंग्रेजों की जो सेना है उसमें सिपाही है वो काम कर रहे थे और वो अंग्रेजों से नाराज थे। क्यों थे, क्योंकि अधिकतर सिपाही वो किसान परिवार से आते थे। अत्यधिक लगान तथा कर वसूली से सख्त तरीके के कारण किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था और किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि उनके परिवार वाले परेशान थे, तो सिपाही तो स्वाभाविक परेशान होंगे, क्योंकि भाई उनके परिवार वालों को दुख थोड़ा ही देखेंगे वो। फिर अगला कारण क्या था कि वे अपने पद, वेतन भत्तों और सेवा शर्तों से भी नाखुश थे। यानी उनके पद है वो आगे नहीं बढ़ाए जा रहे थे, उनको वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा था, और जो अंग्रेजों की सेवा शर्त थी ना वो भी बहुत खतरनाक थी, तो उनसे भी ये नाखुश थे, यानी खुश नहीं थे। और तीसरा कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ नए नियमों के कारण भी उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, इस कारण से भी वे नाराज थे। धार्मिक भावना कौन सी, आपको पता है ना, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग, तो इसलिए भी उन्होंने नाराजगी है वो जताई थी। 19वां प्रश्न है, उसमें 2 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है ना, 19वें में 2 प्रश्न आएंगे आपके, 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना है। देखिए, विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आप लगा दीजिएगा। तो विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान किस तरह से रहा, देखिए। विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि विधवाएं फिर से विवाह कर सकती हैं, और उनके सुझावों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और इस संबंध में सन 1856 में एक कानून पारित किया गया जो विधवा विवाह की अनुमति देता है। यानी उन्होंने ग्रंथों का सहारा लिया, किसका सहारा लिया, ग्रंथों का सहारा लिया, और ग्रंथों का सहारा लेते हुए कहा कि देखो अपने प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि भाई विधवा विवाह नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस तरह से अंग्रेजों को बात बताई इन्होंने, किसने, ईश्वरचंद्र ने। और फिर अंग्रेजों ने भी इनके ऊपर अध्ययन किया, और फिर अंग्रेजों ने इनकी बात को मान लिया, और विधवा विवाह है उनको स्वीकार 1856 में कर दिया, और एक कानून बना दिया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम या कानून क्या था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 20, हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, हास्याकरण शब्द से वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग होकर किनारे या फिर हाशिए पर धकेल दिया जाता है, यानी उनकी समाज की मुख्य धारा है उनसे अलग कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हास्याकरण। ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता है तथा उसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। इसके बाद में इसी विषय में 2 प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न है इसमें कि चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, चलवासी पशुचारण कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ में चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी
याक और बकरियां पालते हैं और ये पशुचारक उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। चलवासी पशुचारण का मतलब है चारे की खोज में ऋतु के अनुसार वो एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं और जहाँ पे घास ज़्यादा है तो वहाँ पे अपने पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे घास वगैरह समाप्त होती है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, यानी घूम घूम के पशुओं को चराते हैं, तो उसे कहते हैं चलवासी पशु चारक। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न आपके राजस्थान के मानचित्र से संबंधित आएगा। राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें। जैसलमेर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। यहाँ पे मैंने 4 ही नाम दिए हैं, 4 ही नाम आएंगे आपके उसमें भी, लेकिन राजस्थान का कोई भी जिला आ सकता है, तो अच्छे से मैप को आपको याद करना पड़ेगा। अपने गुरुजी की सहायता से आप जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसलमेर की बात हो रही है तो ये है आपका जैसलमेर, ये क्या है, जैसलमेर है। और फिर उसके बाद में अजमेर की बात हो रही है तो राजस्थान का हृदय ये है अजमेर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बात हो रही है सीकर, तो ये है सीकर, कौन सा है, सीकर। और भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं तो ये है आपका कोटाबूंदी, चित्तौड़गढ़, ये है भीलवाड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, सॉरी ये है भीलवाड़ा, ठीक है ना। इस तरह से आप मैप को भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसमें भी आपके 2 प्रश्न आएंगे। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में इसमें दूसरा प्रश्न रहेगा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। हर सरकारी दफ्तर के पास में अभिलेखागार कक्ष बनाए और उसमें जो उनके संग्रहालय दस्तावेज है उनको संग्रहित किया। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये नहीं आता तो गहन कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है इसी में कि मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है आपके 8 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का, 8 नंबर का। प्लासी का युद्ध का विस्तृत वर्णन करना, यानी प्लासी के युद्ध के बारे में विस्तार से आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये प्लासी का युद्ध, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए प्लासी का युद्ध के कारण 1856 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। यानी 1756 में सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब यानी राजा बना और इससे ना इनकी ताकत है ना बहुत ताकतवर था, तो अंग्रेजों को है ना भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान कर दे। यानी सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक था, इनको है ना कोई भी व्यापार करने के लिए इतनी छूट नहीं देता था, लेकिन कंपनी चाहती थी भाई ऐसे एक राजा को यहाँ पे नवाब बना दिया जाए जो कि कठपुतली की तरह काम करे, यानी हम जैसा बोले वैसा काम करे और हम है ना यहाँ पे आराम से व्यापार कर सकें। तीसरा क्या था, कंपनी ने सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों से भी किसी को नवाब बनाने का प्रयास किया, परंतु कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। कंपनी ने सोचा कि इनके जो दुश्मन है ना उनको यहाँ का राजा बना देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंपनी को कोई सफलता मिली नहीं। सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। सिराजुद्दौला ने आदेश दे दिया कि कंपनी हमारे राजनीतिक मामलों में कोई भी टांग नहीं अड़ाए, टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी करना भी बंद कर दे। जो किले बना रहे थे ना जगह जगह पे सैनिक छावनियां, वो भी बंद कर दो और बाकायदा राजस्व चुकाए, यानी जो हमारे राज्य का कर है वो आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे व्यापार करना है तो, नहीं तो आप यहाँ से भागो। उक्त कारणों से दोनों पक्षों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ में नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। 30,000 सिपाही लेके गया कौन, सिराजुद्दौला, और वहां पे अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी ना कासिम बाजार में, वहां पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज को घेर लिया गया, यानी उनके हथियार वगैरह जितने भी थे ना वो सारे के सारे छीन लिए। इसके बाद में नवाब ने कंपनी में कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर की रोक कर दिया, यानी जगह जगह पे कंपनी के ऊपर हमला किया। इस तरह से ये बड़ा प्रश्न है, आराम से जब पेपर आप डाउनलोड करो तो वहां से पढ़ लेना या फिर अपनी पासबुक से पढ़ लेना। फिर उसके बाद में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 25वां प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन क्या था।
इनके कौन कौन से उद्देश्य थे, इनके अंतर्गत क्या कार्य किए गए थे। तो ये देखिए 2 नंबर का स्वदेशी आंदोलन क्या था, ये आएगा। इसमें इनके उद्देश्य हैं, ये भी 2 नंबर का आपके, और इसके अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किए गए थे, ये 4 नंबर का। यानी टोटल मिला के ये 8 नंबर का आपके प्रश्न आने वाला, अच्छे से याद कर लेना। अथवा में भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन, जैसे कि किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए पूरे-पूरे उत्तर मैंने लिखे हैं, टाइप किए हैं, तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। ये पूरा का पूरा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का बड़ी ही मेहनत के साथ में मैंने पेपर आपके लिए तैयार किया है, और जिस तरह से आपके बोर्ड ने इस बार मॉडल पेपर जारी किया था ना, उसी आधार पे मैं 2 दिन लगातार आपके इस पेपर को बनाने के लिए बैठा, तब जाके आपका ये पेपर तैयार हुआ। इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हमारे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, उसके ऊपर भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, डायरेक्ट आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे ये पेपर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।